what we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. The amazing thing about Indian democracy is that Indian democracy was completely fine and healthy during 1975. Indian democracy was fine and healthy during the Sikh massacre in Delhi. Indian democracy was completely fine during the Kashmiri Hindu genocide. मेरे दिल में बहुत दर्द है और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और भारत में बैठे कुछ तथाकथित लोगों के अनुसार भारत के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। भारत में डेमोक्रेसी का लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हद तो तब पार होती है जब जर्मनी में बैठा हुआ एक महानुभाव, महापुरुष वहां से बैठे बैठे 29 मिनट का एक वीडियो अपलोड करता है सोशल मीडिया में, जिसका नाम होता है द डिक्टेटर, तानाशाह। उस वीडियो के अनुसार राठी साहब हमें यह बताना चाह रहे हैं कि 2014 से लेकर के 2024 तक लगातार डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है हमारे भारत में। कितनी सच्चाई है इस बात में? और अगर सच्चाई नहीं है तो क्या अब की बार 400 पार का नारा एक गलत नारा है? उस इंसान के वीडियोस पे मुझे कभी भरोसा होता ही नहीं है। वो इंसान आपको वही चीज दिखाएगा जो उसे पसंद है। कहानी का दूसरा पहलू आपके पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। आम भाषा में इस चीज को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ माइंड। माइंड को इजिली मैनिपुलेट कर देना, डाइवर्ट कर देना। और इंडियन ऑडियंस को यह पसंद है। जहां भी मसाला मिलता है तो उन्हें यह लगता है कि वाह कितना बोल्ड इंसान है, मोदी जी के खिलाफ कह रहा है। चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि राठी साहब कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने मोदी जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी का जो योगा वाला वीडियो होता है उसको बनाने में कुल मिलाकर के 4,300 करोड़ रुपए का खर्च होता है। सही सुना आपने, 4,300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं मोदी जी अपना योगा वाला वीडियो बनाने में। एवेंजर्स से भी ज्यादा बजट है मोदी जी का। सच्चाई आपको बताता हूं, जब सरकार को यह बात पता चलती है तो सरकार एक आरटीआई फाइल निकालती है और ये कहती है कि पूरा वीडियो प्रोडक्शन में 0 रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि जो वीडियो बना रहा होता है इंसान वो पीएमओ ऑफिस का ही होता है। खैर, मैनिपुलेशन की बात तो होती रहेगी। कितनी सच्चाई है राठी साहब की बातों में, कितनी सच्चाई है उनके वीडियोज में, आगे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की तर्क और तथ्य के साथ। और आज का जो मुद्दा है वो है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, तानाशाह वर्सेस लोकतंत्र। इस पूरे मुद्दे में जो सबसे पहला प्रश्न उठ करके आता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तानाशाही सरकार है? इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना होगा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आती है, तब से लेकर के आज तक यानी 2024 तक ना जाने कितने आंदोलन हुए होंगे पूरे भारत में। चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो जहां सीएए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था, चाहे वो किसान आंदोलन हो। अब मेरा प्रश्न राठी साहब आपसे है कि क्या किसी देश का प्रधानमंत्री जो एक डिक्टेटर है, तानाशाह है, वो अपने देश में आंदोलन होने देगा क्या? अगर वो डिक्टेटर होता राठी साहब तो आपका वीडियो इंडिया में अपलोड भी नहीं होने देता। सच्चाई है, भक्ति और अंधभक्ति में छोटा सा फर्क होता है, हल्का सा फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी पार्टी को अंधभक्ति में सपोर्ट कर दें। जहां कहीं भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, मैं कांग्रेस का हमेशा तारीफ करता हूं। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आईआईटी हो, एम्स हो, मनरेगा हो। जब भारत आजाद हुआ तब भारत में गरीबी चरम सीमा पे थी। तब से लेकर के आज तक देश को उठाना एक बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस का बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है उसमें। तो तारीफ मैं भी करता हूं, लेकिन जहां सही होता है वही करता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है देश के लिए। बहुत सारी चीजों के बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। 2011 में कांग्रेस ने दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सेंसस ऑर्गेनाइज करवाया था इंडिया में। 2012 में अग्नि 5 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। चाहे वो 2013 में आईएनएस विक्रांत को लॉन्च करना हो या फिर 2013 में भारतीय महिला बैंक जो कि इंडिया फर्स्ट वुमेन बैंक है उसका उद्घाटन करना हो। बहुत लंबा लिस्ट है कांग्रेस का। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कि तानाशाही सरकार है कुछ तथाकथित लोगों के अनुसार। अगर ये सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है तो मुझे ये तानाशाही मंजूर है।
अगर ये सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है तो मुझे ये तानाशाही मंजूर है। अगर ये सरकार भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहती है तो मुझे ये तानाशाही मंजूर है। अगर ये सरकार भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है तो मुझे ये तानाशाही मंजूर है। अगर ये सरकार भारत में संस्कृति को वापस से लौटा रही है, जीवित कर रही है, तो मुझे ये तानाशाही मंजूर है। चलिए अब बात करते हैं कि असली तानाशाही हम किसे कहते हैं। इसके लिए हमें 1947 में जाना होगा, 1947, जब हमारा देश पहली बार आजाद हुआ। आजाद होने के बाद जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तानाशाह कैसे थे, सोच क्या थी उनकी, उसके बारे में जानेंगे। एक स्टेटमेंट देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले आप ये वीडियो देखिए। Throughout history, the area that is Pakistan, much of it was not a separate country. I mean, South India was, but North India and Pakistan, geographically, historically, linguistically, they're the same language as we have here. इस वीडियो में जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि साउथ ऑफ इंडिया जो है उसको हम एक अलग कंट्री मानते हैं, सेम एज पाकिस्तान। वो हमेशा परिवारवाद के सोच में ही रहे हैं, गरीबों को ना टच करते थे ना छूते थे। 1962 इंडो चाइना वॉर में मेन विक्टिम माना जाता है इनको, बहुत बड़ा फेलियर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक उसके बाद हम आते हैं 1975, 1975 इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस को ही क्यों टारगेट कर रहा है, क्योंकि भैया कांग्रेस ने राज किया है, तो जब राज किया है तो चिट्टा कांग्रेस का ही खुलेगा। एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं कुलदीप नैयर साहब, उनकी एक किताब आती है इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरीज। अगर आप वो किताब पढ़िएगा तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने मिलकर के इमरजेंसी क्यों लगाया था। उस किताब के अनुसार इंदिरा गांधी को यह पता चल जाता है कि आने वाले समय में वो भारत की महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी, उनका पावर चला जाएगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। उनको ये बात का आभास पहले हो जाता है। जब वो चुनाव हारती हैं तो छल कपट से दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन असफल हो जाती हैं। फिर उन्होंने इमरजेंसी भारत में 21 महीनों के लिए लगा दिया। अब उन 21 महीनों में भारत में कितना त्राहिमाम मचा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब भी इमरजेंसी लगता है किसी देश में तो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं। क्राइटेरिया नंबर 1, अगर देश में वॉर का सिचुएशन है तब इमरजेंसी लागू होगा। दूसरा, अगर देश के पास पैसा नहीं है या देश दिवालिया घोषित हो चुका है तब आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। और सच मानिए ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था उस समय कि भारत में इमरजेंसी लगाया जाए, लेकिन अपनी सत्ता के लालच के लिए इमरजेंसी लागू कर दिया गया। हद तो तब पार हो गई कि विपक्ष के जितने भी नेता थे उनको जबरन उठा करके पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जाता था। हर जगह बंदरबाट चल रहा था, मारपीट, मर्डर खुलेआम। असल मायने में तानाशाही इसे कहते हैं। अब वहां से उठ करके हम 1992 में आते हैं, जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है। जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में थे, उनको भी जबरन परेशान करके जेल में डलवा दिया गया कि आपका भी योगदान था बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। और ये सच्चाई है, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को। तो आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से एक तानाशाही सरकार कंट्रोल करती है लोगों को। अब आते हैं 2014 के बाद होने वाले अलग अलग तानाशाही कारनामों पे। 2014 के बाद कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने 10 बार इमरजेंसी लगाई है अलग अलग स्टेट्स पे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। जम्मू एंड कश्मीर में लगाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि वहां के हालात से हम सभी कि किस तरीके से पत्थरबाजी होती थी आर्टिकल 370 को लेकर के। ये आर्टिकल 370 को हम हटने नहीं देंगे। और महाराष्ट्र में तब लगाया गया था जब वहां पे सरकार नहीं थी, गिर गई थी। ये बात है। अब मोदी जी कैसे तानाशाह हैं कि उनको मारने की धमकी दी जाती है। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए, मोदी जी मारे गए। मोदी जी कैसे तानाशाह हैं कि उनको गाली दी जाती है अलग अलग जगहों पे। ऐसा तानाशाह तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बात करें पश्चिम बंगाल में तो तानाशाही का जीता जाता उदाहरण है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी का साम्राज्य।
मैंने प्रीवियसली ममता बनर्जी पे वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, रियल डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन रियल डेमोक्रेसी मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में अच्छे से लोगों को मिल पा रहा है। वहां के लोग जब आवाज उठाते हैं तो उनको अंदर बंद कर दिया जाता है जेल में। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाइए, हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए वेस्ट बंगाल में। लेकिन मोदी जी अगर चाहते तो लगा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया अभी तक। राठी साहब के अनुसार अभी भारत में जितने लोग नए नए स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं वो अंडर द डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। राठी साहब के अनुसार अभी जितने भी लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं वो डिक्टेटरशिप से इन्फ्लुएंस्ड हैं। राठी साहब के अनुसार अभी भारत में जितने भी लोग अपने संस्कार का पालन कर रहे हैं वो अंडर द डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप का रूल नंबर 1 यही है कि आपको अपने रिलीजन का पालन करने नहीं दिया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। और मुझे यह बात आपको बतानी है कि भारत में आज भी लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के तौर पे हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन मुस्लिमों के लिए भी उतना ही काम करती है जितना हिंदुओं के लिए करती है। ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा डिक्टेटरशिप हमारे देश में रहेगा तो रहने दीजिए। अंततः मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरा मुद्दा मैंने आपके सामने ला करके रख दिया है। निर्णय आपका होगा कि क्या सच में अभी तत्काल की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है या फिर सच में डेमोक्रेसी का एक जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने पेश कर रही है। धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।